हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आदि मानव और सिंधु घाटी की सभ्यता। जानेंगे इन दोनों ही चैप्टर से संबंधित उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षा में बनने की संभावना बहुत अधिक है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट किसी भी हालत में किसी भी हालात में अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को अंत तक पूरी ईमानदारी के साथ देखिए, समझिए और अपनी बुक को अंडरलाइन करिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलिए दोस्तों, ओपन कर लीजिए इस चैप्टर को जिसका नाम है आदिम मानव। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की आज के अपने इस वीडियो के साथ में। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ आपको दिया गया है, यहाँ पर बताने का प्रयास केवल मात्र इतना किया गया है आपको कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल है वहां पर कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली थी, ठीक है। और मनुष्य के विकास के आधार पर जो हमारी मानव सभ्यता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो है आपका पाषाण युग, ठीक है, पत्थरों वाला युग। और दूसरा जो युग है दोस्तों, इसको नाम दिया गया धातु युग, जिसमें आदि मानव ने धातु का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करना स्टार्ट किया, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया। मतलब कि इसके दो अन्य नाम भी हैं। एक आपका क्या है, उद्भव, और एक है आपका विकास प्रति नूतन काल। अब हम बात करते हैं कि इस युग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपका प्रस्तर जो युग है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। एक है आपका क्या, पुरा पाषाण काल, एक है आपका मध्य पाषाण काल और एक है आपका नव पाषाण काल। तो हम एक एक करके हर एक काल को जानने का प्रयास करेंगे और अंडरलाइन करेंगे इस बुक को, और पूरी ईमानदारी के साथ हम इस वीडियो को आज देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में पूछे जाएंगे आपसे कुछ सवाल इस वीडियो से संबंधित। तो इसलिए इस वीडियो पर अपना अटेंशन 100% जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला जो काल है वो आपका पुरा पाषाण युग। इसका जो ये काल है ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक ये फैला हुआ है। और इस काल में क्या क्या देन हुई, क्या क्या इन्वेंट हुआ, तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मानव का जीवन था वो क्या था, डगमगाया हुआ था, अस्थिर था, ठीक है, कोई फिक्स नहीं था रहने का स्थान। और इस काल में अग्नि का आविष्कार भी हुआ था। तो आप इस बुक में केवल करेंगे अंडरलाइन किया, अग्नि का आविष्कार हुआ था। और मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन इन्होंने संग्रह करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इस मानव को, उस काल के मानव को अपने फ्यूचर की भी चिंता थी। कल हमको शिकार नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे। तो इससे ज्यादा बेस्ट है कि कुछ दिन का हम लोग अपना क्या करें, भोजन का स्टोरेज करना स्टार्ट कर दें। इस काल में दोस्तों कुछ औजार भी क्या हुए, प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस काल में सबसे पहले जो औजारों की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, 1863 में किस व्यक्ति ने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों के खोजकर्ता कौन थे, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सबसे पहली बार अग्नि का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो ये हुआ था पुरा पाषाण युग के अंदर। भूलना नहीं इसको बिल्कुल भी आप लोग, ठीक है, अंडरलाइन करते चलिएगा। बस आगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट खास नहीं है, आप चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये एग्जाम की दृष्टि से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। सो अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल के अंदर अग्नि का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या हो गया था, अग्नि का प्रयोग आपका निम्न पुरा पाषाण काल में हो चुका था। लेकिन सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था ये आपका हुआ था मध्य पुरा पाषाण काल के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किस काल के अंतर्गत हुआ था, तो उस काल का नाम है आपका मध्य पुरा पाषाण काल। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब हम मूव करते हैं। यहाँ पर एक है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। इसका जो सर्वमान्य काल है उसका ध्यान रखिएगा, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यहाँ पे आपका आदिम मानव मतलब कि होमो सेपियंस का उदय हुआ था। किसका हुआ था, होमो सेपियंस का उदय हुआ था। मानव विकास क्रम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे चाहे तो आप स्टार करके मानव विकास क्रम भी लिख दीजिएगा साइड में, हल्का हल्का छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में। यहाँ लिखिए ऑस्ट्रेलियोथोकस, फिर आपका आएगा पिंथेरोपस, फिर आपका आएगा क्या, निएंडरथाल, फिर आपका आएगा क्रोमेन, ठीक है। क्रोमेन के बाद आपका क्या आएगा, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस को आधुनिक मानव भी कहा जाता है, ठीक है।
आधुनिक मानव भी होमो सेपियंस को कहा जाता है। अगर आपने क्रम लिख लिया तो सही, अगर नहीं भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना डीप क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम में खास नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा आपसे कि आखिरकार आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था। तो ये काल था आपका उच्च पुरापाषाण काल। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख स्थल है। एक आपका है बीजापुर, ठीक है, यहाँ से हमको इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक है आपका क्या, बेलन घाटी, ये आपका है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी हमें इस टाइप के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें हमको फलक प्राप्त हुआ, सल्क प्राप्त हुआ, तक्षणी प्राप्त हुई, मतलब कि ब्लेड प्राप्त हुए। सो आगे हम बात करते हैं, एक है आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड युग को, जिसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। सो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि मुख्य औजार क्या थे। मुख्य औजार जो भी बनाए जाते थे वो क्या थे, वो आपके पत्थर के बने हुए थे। पत्थर के बहुत छोटे औजार बनाए गए थे, सबसे ज्यादा हमको इसी स्थान से मिले हैं, इस काल से मिले हैं, ठीक है, पत्थर के औजार। और इस मध्य पाषाण काल के कुछ हमको छोटे छोटे साक्ष्य प्राप्त हुए। वो स्थान क्या है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। ये दो फैक्टर को ध्यान रखने हैं। यहाँ से हमको सबसे अधिक मात्रा में क्या मिले, साक्ष्य प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल के, जीवन काल के, कि वहां का जीवन कैसा था। सो अगला जो पॉइंट है वो आपका नव पाषाण काल। इसका जो सर्वमान्य काल है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है, और मानव ने खेती करना यहीं से प्रारंभ किया था। नव पाषाण काल से क्या करा इसने, नव पाषाण काल में ही सबसे पहली बार यहाँ पर क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। किसका, कृषि का विकास हुआ। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसी काल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे शायद वो चीज नहीं दी गई होगी, ठीक है, इसी काल में सबसे पहली बार स्थायी तरीके से आदि मानव ने रहना स्टार्ट किया, ठीक है। और एक चीज और, पहली बार मानव ने धातु का जो प्रयोग किया था ना, वो इसी काल में किया था, नव पाषाण काल के अंदर, ठीक है। खेती, धातु और स्थायी रूप से निवास करना नव पाषाण काल में आदि मानव ने सीखा। चलिए, अगर हम बात करेंगे नव पाषाण काल में कुछ विशिष्ट तथ्य आपको ध्यान रखने हैं कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ से हमको गेहूं व जौ की खेती का प्रमाण मिला, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा अन्न था दोस्तों वो था हमारा जौ, और जौ के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमको, बलूचिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। और बकरी पालन मतलब कि पशु पालन का साक्ष्य भी हमको नव पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ था। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कुर्डी हवा जो आपका इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ से विश्व में चावल उत्पादन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। याद रखना कि चावल का सबसे पहला साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ हमको कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ पे भाई, इलाहाबाद के अंदर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर, ठीक है, ये स्थान क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर गर्तावास मतलब कि गड्ढा घर, मतलब कि गड्ढा खोद करके वहां पर उसके अंदर क्या थे, आदि मानव रहते थे। इस बात का हमको साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। और एक चीज और कि ये क्वेश्चंस मोस्ट टाइम पे है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर होता था, वहां पर कब्र जो भी बॉडी एक्सपायर होगी उसके साथ में कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसी स्थान से हमको ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, कश्मीर से। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो एक ये है चिरांद, चिरांद पड़ता है आपका बिहार के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। याद रखना कि हड्डियों के औजार क्या होते हैं, काफी स्ट्रांग होते थे और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। ये पहला साक्ष्य को कहाँ से प्राप्त हुआ था, चिरांद से। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट ये कि विशेषता है, हिरण के सींगों से बने उपकरण भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए। सबसे पहली बार इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। किस काल में कुत्ते को सबसे पहली बार पालतू बनाया गया था, तो वो था क्या आपका नव पाषाण काल, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। वैसे कुछ टफ चैप्टर नहीं था, बहुत इजी चैप्टर है, केवल इतने ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी आप अपनी योग्यता के लिए पीएचडी करनी है किसी टॉपिक पर, पूरी चैप्टर एक एक लाइंस अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिनके पास समय काफी कम है, जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है उनको, उनके लिए। अब चलिए हम बात करते हैं, हमारा अगला जो चैप्टर है उसका नाम है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान से पढ़िएगा, ये चैप्टर मोस्ट टाइम पे चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और कि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की कौन से क्रम की सभ्यता है, तो ये है आपकी तीसरी सभ्यता, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत सारी सभ्यता है लेकिन इसका जो क्रम है वो है आपका तीसरा क्रम। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड की प्रथम सभ्यता कौन सी है, तो उसको नाम दिया गया क्या,
मेसोपोटामिया की सभ्यता, लिख लीजिएगा इसको, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर आपसे बात करेगा कि नगरीय सभ्यता कौन सी है तो वो आपकी होगी सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पर आपको एक बुलेट पॉइंट आप स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप लिखिएगा कि हड़प्पा टीले के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, हड़प्पा टीले के खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम है दोस्तों जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल इनका नाम है। इन्होंने 1826 में पहली बार ये कहा था कि ये एक्चुअली एक कुछ काम कर रहे थे, किसी एक पटरी का कोई काम कर रहे थे। ठीक है ना, पटरी की लाइन बिछ रही थी, उसका ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक स्थान है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, उभरा हुआ मतलब कि टीला है। तो इन्होंने आगे जाके एक मैसेज पास किया कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे की सभ्यता दबी हुई है, वरना इतना ऊंचा लंबा चौड़ा स्थान कोई बता कैसे करेगा। मतलब कि गड्ढा खोदेगा तो एक लिमिट में खोदेगा ना, लेकिन ये ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंचाई में था ये चीज। तो इन्होंने कहा कि इसके नीचे सभी सभ्यता छुपी हुई है। देखिए 1826 में इन्होंने कहा, ये बात काफी समय तक दब गई। फिर पहली बार ये दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवा करके इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। उसके बाद लगातार क्या हुआ, उसके बाद खुदाई पे खुदाई चलती रही। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो 1826 वर्ष ध्यान रखना, पहली सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्रम कौन सा है, तीसरा क्रम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आखिरकार इसका काल क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है दोस्तों, वो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार निर्धारित किया गया है 2350 से लेकर के 1750 बस। ठीक है, विधि कौन सी थी काल को डिसाइड करने के लिए, कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2350 से लेकर के 1750 तक इसका सर्वमान्य काल डिसाइड किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने क्या करा है, यहाँ पर एक व्यक्ति और है, उनका नाम शायद यहाँ पे दिया, ये दे रखा, ठीक है, सर जॉन मार्शल। इनके अकॉर्डिंग जो सर्वमान्य काल था वो था आपका 2350 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, यही तो नाम दिया था उन्होंने, 2350 से लेकर के 1750, ये 1750 है। ठीक है, ये डीपी अग्रवाल ने इसको करा था वैलिड 2350 से लेकर के 1750। ये सर्वमान्य काल किसने डिसाइड किया था, तो ये किया था डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने। लेकिन जॉन मार्शल के अनुसार इसका सर्वमान्य काल बताया गया है 2350 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल 2350 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व किसने डिसाइड किया था, उन व्यक्ति का नाम क्या है, उन इतिहासकार का नाम क्या है, तो आपको सर जॉन मार्शल। लेकिन जो सर्वमान्य काल की जो तिथि बनाई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो व्यक्ति कौन थे, उनका नाम है डीपी अग्रवाल। ठीक है, दोनों पर्सनैलिटी का नाम आप अच्छे से याद रखिए, कर लीजिए इसको आप लोग फटाफट अंडरलाइन। सो आगे बात करते हैं दोस्तों इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। और ये जो आपका समूचा क्षेत्र है इसका आकार क्या है, इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। अब दोस्तों मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो प्लीज मुझको एक कमेंट करेंगे कि त्रिभुजाकार की जो आकृति है वो कौन से महासागर की है। बस चलिए आई होप सो आपने आंसर भेज दिया होगा। तो जो आपका प्रशांत महासागर है इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार की होती है। दो फैक्ट ध्यान रखने हैं कि जो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, जीएस, ठीक है ना, जीएस पेपर 1 जो आपका होता है स्टेट पीसीएस का, वहां पर इसका एरिया कई बार पूछा गया है, तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा एक ऐसा स्थान है जब यहाँ पर सबसे पहली बार हमको स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। अब स्वास्तिक चिन्ह कैसा बनता है मालूम है ना आपको, ठीक है, ये है आपका स्वास्तिक। ठीक है, इसे कहते हैं स्वास्तिक। और इसका पहली बार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था हमको हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा स्थल से। और यहीं पर पहली बार ईंटों के बने हुए चबूतरों पर 2 पादों भी हमको प्राप्त हुए हैं। मतलब कि ये आपको इतना याद नहीं रखना, सिंपल आप रखेंगे याद के, जो चबूतरे होते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमको। और यहाँ पर फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहे कर सकते हैं, ना भी करें तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी कम पूछा गया बट
हाँ, कर लीजिए इसको अंडरलाइन। चलिए ठीक है, फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे स्थल हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसमें आपका हड़प्पा स्थल, इसका खोजकर्ता, कब इसकी खोज हुई थी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, और इसके अलावा कुछ याद रखना है, यहाँ पर रंगपुर भी याद कर लीजिएगा, रोपड़ भी ध्यान रखिएगा इस चीज का, और लोथल भी ध्यान रख लीजिए, और यहाँ पर बनवाली और धोलीवीरा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 में से 9 कम से कम आपको ध्यान रखना है। ये 9 के 9 एग्जाम में क्लियर पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो इसको आप कर लीजिएगा अंडरलाइन और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि मृतकों का टीला किस स्थान को कहा गया है। तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है एरिया वाइज, तो वो है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो, जो सबसे अधिक विस्तारित रूप से फैला हुआ है। और यहाँ पर हमको एक स्टैंप, एक मोहर प्राप्त हुई थी जिस पर पुरुष देवता अंकित थे, और उस पर उसके सर पर कितने सिंह थे, 3 सिंह थे। कितने सिंह थे, 3 सिंह थे। और वो किस आसन में बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं पद्मासन मुद्रा में, वो बैठा हुआ है व्यक्ति। ठीक है, 3 सिंह बैठे, 3 सिंह है सर के ऊपर, और पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ पहली बार जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ एक मोहर के अंदर, वो मोहर हमको कहां से, किस स्थान से प्राप्त हुई थी, वो था आपका क्या, मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हड़प्पा सभ्यता एवरग्रीन चैप्टर है, आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आगे बात करते हैं, यहाँ से हमको क्या, एक विशाल स्नानागार, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई ध्यान रखिएगा 11.88 मीटर लंबा है ये, और 7.01 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है, और इसकी गहराई डेप्थ कितनी है, 2.43 मीटर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, इस फिगर को आप याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे अभी याद चीजें नहीं हो पा रही हैं तो वीडियो को पॉज करके हर एक जानकारी फटाफट कमेंट करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। वरना कोई काम आप कल पे छोड़ोगे, कल कर लूंगा याद, परसों याद कर लूंगा, कल परसों कभी नहीं आती है, बहुत ही कम बच्चों की आती है। आप उसमें है या फिर नहीं है, आप अपने आप को अच्छे से जानते होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, एक क्या था, अन्नागार था। ठीक है, स्टोरेज हाउस, किसका, हाँ, अन्न का, फूड का। इसकी लंबाई कितनी है, 45.71 मीटर, और इसका चौड़ाई कितनी है, 15.23 मीटर। और एक अन्य मोहर भी हमको यहाँ से प्राप्त हुई है इस स्थान से। ठीक है, वो है आपका क्या, कुबड़ वाले बैल। ठीक है, ये क्या थे, स्टैंप में बने हुए थे, स्टैंप मोहर। आगे बात करते हैं कि काले रंग की चूड़ियां, इसलिए इसको नाम दिया गया कालीबंगा। यहां से हमको सबसे पहली बार जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, युगल समाधान हमको कहां से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से। और पल्ले वाला दरवाजा, जो आपके घर में लगा होता है ना, पल्ले वाला दरवाजा, वो कहां से प्राप्त हुआ है, इसका साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं हम लोग कहां पर, लोथल पे जाते हैं। लोथल दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे पहली बार क्या मिला, डॉक यार्ड, बंदरगाह नगर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, लोथल में हमको चावल उपजाने के अवशेष भी प्राप्त हुए। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर अन्न वगैरह है तो अन्न को पीसने के लिए यहाँ पर चक्की का प्रयोग किया जाता था। किसका, चक्की का प्रयोग किया जाता था। और एक चीज और कि लोथल में एक चित्रित है, एक इमेज है जिसको कहते हैं मृदभांड, यहाँ से हमको प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो हमको ये इमेज प्राप्त हुई है, मृदभांड प्राप्त हुआ है, पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की हमको याद दिलाता है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड है जो हमको पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। वैसे ये क्वेश्चन एक्चुअली UPSSC का एक एग्जाम था, वहां पूछा गया था। ठीक है, कि पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की याद हमको कौन सा स्थान से इस चीज का साक्ष्य मिला है, सिंधु घाटी की सभ्यता का, तो ये था आपका लोथल स्थान। बस ये स्थान आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं चन्हुदड़ो, यहाँ से हमको लिपस्टिक प्राप्त हुई। ठीक है, गुड़िया बनाने वाला एक बहुत बड़ा कारखाना, मतलब कि यहाँ पर बच्चों की भी बहुत केयर करते थे, उनके एंटरटेनमेंट, उनका मन लगे रहे, तो गुड़िया बनाने वाला कारखाना हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो भी हमको यहीं से प्राप्त हुआ है, चन्हुदड़ो से। और अगर हम बात करेंगे रंगपुर के बारे में, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमको रंगपुर से प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं धोलीवीरा। दोस्तों धोलीवीरा गुजरात के कच्छ के रण के एक कादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन ये आखिरकार कच्छ के रण के कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये आपका धोलीवीरा। UPSC, SSC, MTS, CGL और CHSL ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन केवल पूछा गया इस द्वीप का नाम, तो ये द्वीप आप ध्यान रखिएगा, कर लीजिए इसको फटाफट से अंडरलाइन। उसके बाद हम बात करते हैं कि धौला का अर्थ क्या होता है, धोलीवीरा का अर्थ क्या, धौला का अर्थ होता है सफेद, वीरा का अर्थ होता है कुआं, सफेद कुआं। चलिए
आगे बात करते हैं, बस यहाँ पे आप ये चीज चाहो तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको मत करिए अंडरलाइन, चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रमुख तथ्य है। लोहे का इनको ज्ञान था, ठीक है। दास प्रथा का भी यहाँ पे क्या था, प्रचलन था, मतलब कि दास प्रथा बहुत ज्यादा यहाँ पर फैली हुई थी। सो टेराकोटा का हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ, मतलब कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन का जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था। इनका जीवन काफी शांति प्रिय था, ठीक है, और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। आपने देखा होगा, अपने आप कभी गांव वालों जाते होंगे तो वहां पर आज भी पुरुष भी क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं, ठीक है। अब वो बात ये है कि सिटी में तो काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन सामाजिक जीवन अभी भी हमको ये चीजें देखने को मिल जाती है काफी जगह पर। सो आगे हम बात करते हैं धार्मिक जीवन कैसा था इनका। तो धार्मिक जीवन में दोस्तों हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्रियां मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर पशुपति शिव हमको सबसे अधिक क्या मिले हैं, मोहरों के अंदर अंकित मिले हैं। तो यहाँ के लोग पशुपति शिव के अंदर क्या करते थे, इनकी धारणा बहुत अच्छी थी, मतलब इनको लेकर के इनका काफी लगाव था पशुपति शिव को। आगे बात करते हैं दोस्तों कि एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया है, मतलब कि इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि धरती को उर्वरता की देवती मानते थे, ठीक है। उर्वरता की देवी माना जाता था किसको, हमारी जमीन को, धरती माता को। हम कहते हैं धरती माता को स्पर्श करो, माता का मतलब क्या हो गया, धरती को क्या मानते हैं, इसमें हम लोग उर्वरता की देवी मानते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ के लोग दोस्तों वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा भी काफी प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ से हमको कोई मंदिर का साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ, जैसे आज काफी मंदिर है, पहले के टाइम में मंदिर नहीं थे, वो केवल वृक्ष की पूजा करते थे। और आगे हम बात करते हैं समाधान, मतलब कि अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो अंतिम संस्कार मतलब कि गर्तों में दफनाया जाता था, पूर्ण रूप से जलाकर भी होता था यहाँ पर अंतिम संस्कार। अगर हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, तो यहाँ पे दोस्तों अस्त्र शस्त्र की कोई फैक्ट्री नहीं थी। यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र का अभाव था। छोटे मोटे अस्त्र अपने लिए बना लिए शिकार करने के लिए, थोड़ा बहुत तो बस हो गया, ठीक है। जैसे जैसे विकास होते रहा तो यहाँ पर इस चीज का भी कंसेप्ट बहुत कम हो गया, ठीक है। हड़प्पा ये जो लोग थे इनका ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था कि हमको सीमा का विस्तार करना है, क्षेत्र का विस्तार करना है, दूसरे को कुचल देना है, मार देना है, ऐसा कुछ नहीं था। इनका था वाणिज्य में सबसे अधिक ध्यान, ठीक है। कैसे रिवेन्यू जनरेट किया जाए, कैसे हम लालन पालन करें अपना, कैसे पेट पूजा करें स्टार्ट, तो उस पे इनका मेन फोकस था। अब देखते हैं ना कि बंदरगाह का मतलब क्या हो गया, डॉकयार्ड का मतलब क्या हो गया, कि मतलब ट्रेडिंग पे इनका ज्यादा फोकस था। इस स्थान से माल आएगा, माल जाएगा, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये क्या हो गया, वाणिज्य में इनका क्या था, बहुत अधिक ध्यान था। मोहरे स्टैंप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्टैंप की आवश्यकता पड़ती है एक तरह से एक श्योरिटी कि ये माल हमको रिसीव हो गया, स्टैंप लगाई, बात खत्म, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्थिक जीवन कैसा था इनका। तो इनका आर्थिक जीवन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर पशुपालन, कृषि एवं उद्योग इनका क्या था, आर्थिक जीवन था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हमको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को में ही पाया जाता है। याद रखना, स्वास्थ्य और क्या, कपास। अच्छा, कपास कौन सी मिट्टी में होता है, तो ये आपका कपास मिलता है आपको काली मिट्टी के अंदर, इसकी पैदावार अधिक होती है, राइट। और मृदा अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में होती है 8 प्रकार की मिट्टी। लिख लीजिएगा साइड में अपने अकॉर्डिंग, जहां भी आपको स्पेस मिल रहा हो, मैं जस्ट इसको ऐसे ही अपने बड़े फॉन्ट में लिख रहा हूँ। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अगर हम बात करेंगे व्यापार के बारे में, तो यहाँ पे चनुदड़ो वे लोथल से गुड़िया वे मनका बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो व्यापार था ना, वो था वस्तु विनिमय। थोड़ा व्यापार, थोड़ी वस्तु आप मुझको दो, उसके बदले मैं आपको दे दूंगा वस्तु थोड़ी सी। जैसे अब देखते हैं ना कि पहले के टाइम पे क्या था कि जैसे मेरे को खेत है, अब मेरे खेत में क्या होता है, मेरे खेत में होते हैं आलू सबसे अधिक, और आपके खेत में होते हैं प्याज। अब मैं इतने आलू का क्या करूंगा, सुबह शाम मैं आलू तो खाऊंगा नहीं, तो मैंने आपसे थोड़ा प्याज ले लिया, आपने मुझसे आलू ले लिए, दोनों का काम बन गया। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। जिसके बाद जो अधिक है आपस में शेयर कर ली। अब जैसे मेरे पड़ोसी वाले के पास में देखिए मुझे प्याज तो मिल गए, अब मेरा मन कर रहा है कि प्याज और आलू खा के मैं बोर हो गया, किसी और व्यक्ति से मैंने करा कांटेक्ट, मैंने उससे ले ली भिंडी, उसके बाद भिंडी की खेती थी। तो ये होती है वस्तु विनिमय, और ये स्मार्ट काम होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से होता था। कहाँ से, ईरान, इराक, बहरीन और मिस्र से होता था। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ जो लोग थे वो इंपोर्ट करते थे कुछ धातुओं को। कहाँ से करते थे, सबसे इम्पोर्टेंट है सोना। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सोना कहाँ से आयात किया जाता था, तो वो था आपका कोलार कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद जो सेकंड धातु है वो है आपकी तांबा, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कराया। और ये जो इम्पोर्ट होता था वो होता था कहाँ से, खेतड़ी, राजस्थान से।
एट्थ है आपका क्या, संगमरमर, ठीक है। इसका इंपोर्ट कहाँ से करते थे हड़प्पा वासी, तो ये करते थे यहाँ पर राजस्थान से। तो ये 3 फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आप चाहें तो इसको चलिए टीन को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। टीन का इंपोर्ट कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से, राइट। चलिए बड़े अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा कि यहाँ पे जो मोहरे या फिर बाट थे, कहते हैं ना बाट, जो हम तोलने में अप्लाई करते हैं, बाट आपने देखा होगा, बाट तो नॉर्मल चीजें हैं। तो ये बाट दोस्तों ये तोल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 332, 640, मतलब कि जो आपके 16 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, ठीक है। 16 के क्या थे, ये आवर्त थे। और अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता में अब तक हमको जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसकी संख्या क्या, आपकी 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सोचो इनका ट्रेडिंग में कितना ध्यान था। ये थे असली बिजनेसमैन। क्या लगता है आपको? अगर हम बात करें उससे लिपि के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर के 375 से लेकर के 400 तक क्या मिले हमको, चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या पढ़ी गई है? कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना कि इसकी लिपि आज तक कभी भी नहीं पढ़ी गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। क्या लगता है आपको कि इसका अंत किस प्रकार से हुआ होगा? कोई कहता है भूकंप से हुआ होगा, कोई कहता है कि अस्थिर नदी तंत्र था, किसी ने बोला कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। आपको क्या लगता है? आपका विचार क्या है? दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी, अपनी राय मुझे प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे आपने जो भी स्थान देखे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थान थे वो एक नदी के किनारे स्थित थे। तो नदी का पानी का लेवल बढ़ने से एक साथ इन सभी स्थानों का अंत हो सकता है। ये लॉजिक सही है। अब भूकंप आए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि पाकिस्तान में भूकंप आया तो वो हमारे गुजरात में इफेक्ट डालेगा जरूरत से ज्यादा, या पंजाब में, या फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, या फिर यहाँ पर। आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? आपने क्या पढ़ा है, क्या सुना है? आप अपनी राय मुझको कमेंट जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं जरा यूथ की भी राय जानूं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली बार जो कहा था कि यहाँ पे हैवी भूकंप आया था, तो ये इसके पतन का कारण भूकंप था। इस बात का उल्लेख, ठीक है, किस विद्वान ने किया था? तो ये विद्वान था आपका क्या, डेल्स, ठीक है, डेल्स। और यहाँ पे आपको दूसरा पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति ने ये बोला था कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। आर्यों का आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, इस बात का उल्लेख या फिर इस बात का वास्तविक जो है साक्ष्य या फिर कथन ये किसका था? तो ये कथन था आपका व्हीलर का, ठीक है, व्हीलर का। और अगर हम बात करेंगे अस्थिर नदी तंत्र था, यहाँ पर इस शब्द के बारे में पतन का कारण किसने दिया था? तो ये कहा था लैम्ब्रिक ने। तो ये 3 पर्सनैलिटी आपके, ठीक है, केनेडी, व्हीलर और लैम्ब्रिक, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष तथ्य हैं, जैसे कि रंगपुर में क्या हुई, बाजरे की खेती का प्रमाण मिला था हमको सबसे पहली बार। कहां से? रंगपुर से। बस यहाँ पर इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है आपके लिए, ठीक है, डन। तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कहीं पर भी कोई भी डाउट है इस क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कुछ सवाल। आपने ये वीडियो कितनी ईमानदारी से देखा है ये आपको चलेगा पता। तो सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो हड़प्पा टीले के खोजकर्ता थे, उन्होंने हड़प्पा टीले की खोज कब करी थी, ठीक है, किस वर्ष करी थी? ये आप मुझे फटाफट कमेंट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।